नीट एग्जाम के रिजल्ट में कुछ ना कुछ धांधली तो हुई है। आज के दिन बहुत सारे लोग नीट एग्जाम जो हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाने लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था एग्जाम से पहले। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों एनटीए के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इस बार 67 लोग टोटल टॉप किए हैं नीट के एग्जाम को। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आप सोच के देखिए, देश का नहीं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है नीट, और उसमें 67 लोग एक साथ मिलकर टॉप किए हैं। इस न्यूज ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है और सबसे ज्यादा शॉक हुए हैं हमारे अलग पांडे जी। It was a dark result for PW, for students, for whole community. It was a dark result. फिजिक्स वाले के यहाँ से भी एक बच्चा टॉप किया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि 67 बच्चे साथ में टॉप किए हैं, और वो शुरुआत से ही समझ गए थे कि इसमें कुछ ना कुछ स्कैम तो हुआ ही था। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, नीट एग्जाम का रिजल्ट निकलना था 14 तारीख को, लेकिन उन्होंने जानबूझकर 4 तारीख को, जब भारत का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसका रिजल्ट निकलने वाला था, उसी दिन रिलीज किया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर वो बाद में इस रिजल्ट को रिलीज करेंगे तो सबको पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्कैम हुआ है। 4 तारीख को रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है और सबसे ज्यादा शॉक होते हैं अलग पांडे जी, और उसी दिन से वो बात करना शुरू कर देते हैं ये स्कैम के बारे में। लेकिन ये स्कैम आखिर है कैसे? 67 लोग टॉप किए, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। देखिए, गणित मुझे तो नहीं आती, लेकिन हमारे फिजिक्स वाला सर को जरूर आती है। इस बार 24 लाख से भी ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे, जिसमें से कुछ बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। आज बहुत सारे लोग इस स्कैम को एक्सपोज करने लग रहे हैं और बताने लग रहे हैं कि कैसे एनटीए, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ही इसलिए किया गया था कि एग्जाम्स में धांधली ना हो। जी हाँ, हम भारत में रहते हैं जहाँ पे हर एक पेपर लीक हो जाती है। हमने इतिहास में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स की पेपर लीक होते हुए देखी है, और नीट एग्जाम का पेपर लीक होना एक और बड़ी बात है। एनटीए का गठन इसलिए किया गया था 2017 में कि ये पेपर जो लीक होता है, एग्जाम में जो धांधली होती है, ये ना हो। और अब सीधे सीधे एनटीए के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक कर दिए थे। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बताता हूँ शॉर्ट में आपको। बात है बिहार की और मई की। वहां पे बोला जा रहा था कि पेपर लीक हो चुका है, और इनफैक्ट एक बच्चे की खबर आई थी कि उसे रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में बैठा कर एक क्लास में बैठाया गया था, जहां पे नीट के सारे पेपर जो थे उसे सॉल्व करवाया जा रहा था, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले थे, और वैसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। और पटना पुलिस ने इस बात को रिपोर्ट किया था, लेकिन जो एनटीए है उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया था कि हमारा पेपर लीक हुआ ही नहीं है। पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट अब सामने आया है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 6 से भी ज्यादा बच्चे एक ही कोचिंग सेंटर से बिलोंग करते हैं जो टॉप किए हैं। अब मैं भी स्कूल में पढ़ चुका हूं, आप भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा होगा कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से 6 बच्चे टॉप करेंगे तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्टॉक है वो तो बहुत हाई हो जाएगा। वो तो लाखों रुपए चार्ज करने लगेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए अगले साल से। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपना नाम सामने नहीं ला रहा है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है। री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं लोग कि अगर पेपर लीक हो गया था, इतने सारे बच्चे टॉप किए हैं, तो री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन मैं दुखी उन बच्चों के लिए होऊंगा जो सिलेक्ट हो चुके हैं इस एग्जाम में अपना मेहनत करके। उनके पास पेपर नहीं था, लेकिन वो मेहनत से सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उन्हें भी एग्जाम देना पड़ेगा फिर से सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि पता कैसे लगाया जाएगा कि उन्होंने स्कैम किया है कि नहीं किया है, उनके पास लीक पेपर था कि नहीं था। और उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही दुखद समय है। निराशा तो है ही, सभी बच्चों के लिए लेकर निराशा है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे और सभी का ओएमआर रिलीज करे। बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इसके अंदर जांच होनी चाहिए। जिन बच्चों ने चीटिंग किया उन्हें सिर्फ हटाना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें होता क्या है, लेकिन सच में बहुत ही दुखद बात है ये। इन अदर न्यूज, इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज हमें देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार नहीं किया। क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? शुरुआत से ही बोलते आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, लेकिन जो भी सोशल मीडिया में थे उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये एक होक्स है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टी बोलती है मैं 400 पार करूंगी, तो साइकोलॉजिकली आपके मन में एक बात बैठाना चाहती है कि भाई ये पार्टी 400 पार कर रही है, और ऐसा वो सेट भी कर दी थी सोशल मीडिया में कि हम 400 पार करेंगे ही। अब की बार
और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि भाई किसी और पार्टी को वोट देके क्या होगा, 400 पार तो ये कर रही है, इसी को वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 क्या 300 भी टच नहीं कर पाई है और एनडीए के साथ मिलकर भी 300 टच नहीं कर पाई है। 240 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो कि रिजल्ट्स शॉकिंग है इस बार के। लेकिन अगर आप प्री पोल प्रेडिक्शंस की बात करें, यानी कि एग्जिट पोल की बात करें, तो सारे के सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे थे, सारे एग्जिट पोल। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बात कुछ और ही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता इस इलेक्शन में हारे जरूर हैं और उनके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि स्मृति ईरानी अमेठी से हार चुकी है, जो वो अपना गढ़ बना चुकी थी। राहुल गांधी को यहाँ पे पिछले चुनाव में वो हरा चुकी थी। के अन्नामलाई कोयम्बतूर के सीट से हार चुके हैं, जिन्हें बोला जा रहा था कि के अन्नामलाई तमिलनाडु के मोदी माने जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी बड़ी लॉस है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी लॉस इस हफ्ते हमें देखने को मिली है। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। अधीर रंजन चौधरी अपने सीट में 9 बार जीत चुके थे, अपनी सीट को 9 बार वापस ले चुके थे और वहां पे यूसुफ पठान जैसे ही एंट्री मारे, पहली बार अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए वो अधीर रंजन चौधरी जी को हरा दिए। ये एक बहुत ही शॉकिंग बात है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी बहुत ही बड़े नाम माने जाते थे कांग्रेस में और उन्हें यूसुफ पठान ने हरा दिया, टीएमसी के एक नए लीडर ने हरा दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। यूसुफ पठान के जीतने के पीछे वजह ये भी थी कि यहाँ की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी है। आज बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखते हैं कि ये जातिवाद और रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड राजनीति करती है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कहीं ना कहीं कास्ट अपीजमेंट वाली राजनीति जरूर करती है और ये दुखद सच है पॉलिटिक्स का। और इनफैक्ट हमें इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद बहुत ही शॉकिंग खबर भी देखने को मिली। जब अन्नामलाई कोयम्बतूर से हारे तो वहां पे बहुत सारे लोग गए, अन्नामलाई का चेहरा लिया और एक बकरी के ऊपर लगा दिया और उस बकरी का सर काट दिया। बकरे के मुंह पे किसी का चेहरा लगाकर उसके गले काटने की बात अगर आपको अभी भी छोटी लग रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब से अमृतपाल भी इस बार का इलेक्शन जीत चुका है। जी हाँ, वो अब इलेक्टेड एमपी बन चुका है भारत का और आप सब जानते होंगे यही अमृतपाल एक ओपन खालिस्तानी बंदा है। खालिस्तानी यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि एक सेपरेट नेशन की डिमांड करता है भारत के अंतर्गत ही। भारत के इलेक्शन की ये तो खूबसूरत बात जरूर है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन इस बार हमें यह देखने को मिला है कि ऐसे टेररिस्ट भी भारत में इलेक्शन जीत सकते हैं और भारत के लोग उन्हें वोट करके इलेक्शन जितवा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था ये। एक तरफ जब 100 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी कि कितनी बड़ी विक्ट्री आ गई हमारी, बहुत सारे लोग इस बात को कंडेम करना भूल गए कि पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिला इस बार भारत में। उसी एक पोस्ट पोल वायलेंस की बात करूंगा मैं। एयरपोर्ट में कंगना रनावत को थप्पड़ मार दिया गया। जी हाँ, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने कंगना रनावत को थप्पड़ मार दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और थप्पड़ मारा क्यों? क्योंकि वो महिला किसान आंदोलन को सपोर्ट करती थी और किसान आंदोलन के खिलाफ कंगना रनावत बार बार बोलती आई है। कंगना रनावत का ये जब न्यूज सामने आया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भैया कंगना रनावत को कौन थप्पड़ मार सकता है। ये तो इतनी बड़ी नाम बन चुकी है, आज एमपी बन चुकी है, आज अपने एरिया की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी है ये। लेकिन जब मैं ट्विटर खोल के देखा तो बहुत सारे लोग उस महिला जो कि कंगना रनावत को थप्पड़ मारी थी उसी सपोर्ट करने लग रहे थे कि बहुत अच्छा किया। आवाज तेज आया था कि नहीं। हमारे देश के एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लेकिन आपको फोटो दिखाना चाहता हूं मैं, वो भी कंगना रनावत को जो थप्पड़ मारा था उन्हें सपोर्ट करने लग रहे थे, बोल रहे थे कि वाह 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 क्या हुआ है भारत में। विशाल ददलानी की बात करूंगा मैं। सीआईएसएफ की जवान को इस थप्पड़ के बाद सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन विशाल ददलानी बोल रहे थे कि वो उन्हें काम देंगे, जैसे ही उनका काम छीन लिया जाएगा विशाल ददलानी उन्हें काम दे देंगे। अब क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट करने लग रही है भारत की जनता एक ऐसी महिला को जो सीधा सीधा वायलेंस की है और एक ऐसी महिला ने असॉल्ट किया है जिसके पास आप शायद किसी दिन मदद मांगने जाएंगे। आप अगर किसी दिन परेशानी में फंस जाएंगे कि भाई एयरपोर्ट में हूं मैं, मेरी जान पे खतरा है, मैं कहां जाऊं, सीआईएसएफ की महिला की जवान बैठी है वहां पे जाऊंगा मैं, दीदी दीदी
मेरे पीछे वो बॉम्ब लेके पड़ा हुआ है, थप्पड़ मार दी मेरे को उल्टा। भाई ऐसा तो आपके साथ कभी भी हो सकता है क्योंकि आप तो एक आम नागरिक हो। दुखद बात ये इसलिए भी था क्योंकि ये भारत की एक महिला पॉलिटिशियन है और मैं पर्सनली बहुत सारे महिला पॉलिटिशियंस को भारत में नहीं जानता हूं जो कि अच्छे हैं। 33% रिजर्वेशन रख दिया गया है भारत के लोकसभा और बाकी सारी असेंबलीज में कि महिला यहां पे रिप्रेजेंट करेगी बाकी सारी महिलाओं को, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से मैं बार बार बोलते आया हूं कि बहुत सारी महिलाएं सामने ही नहीं आना चाहेगी, वो 33% सीट को फिल ही नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे इंसिडेंट्स कंगना रनावत के साथ जो हुआ वैसे बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं बार बार महिलाओं के साथ, तो इसका मैं सख्त खंडन करता हूं। ऐसे इंसिडेंट्स कभी भी नहीं होने चाहिए। चाहे वो कन्हैया कुमार की ही बात कर लीजिए आप, जब उन्हें थप्पड़ मारा गया था तो सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके बोली थी कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब कंगना रनावत के साथ ऐसा हुआ है तो सब चुप्पी क्यों साध रखे हैं। वायलेंस के अगेंस्ट तो बोल सकते हैं आप, डिफरेंसेस इन ओपिनियन तो बार बार होते हैं, लेकिन हिंसा के खिलाफ बोलना तो एक आदत होनी चाहिए भारत के लोगों की। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली बात तो हो गई है, लेकिन चिराग पासवान को आप लोग सब जानते होंगे। चिराग पासवान और कंगना रनावत पहले भी एक फिल्म में काम कर चुके हैं साथ में, और चिराग पासवान से जब कंगना रनावत के बारे में पूछा गया था तो वो बोल रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है साथ में काम करने के लिए। इस बार अब हम लोग संसद में मिलने जा रहे हैं and I think she's a strong lady. She voiced herself very articulately and I'm looking forward listening to her in the parliament. बॉलीवुड सुपरस्टार्स के जीतने की वजह ये भी है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से लोग उनको जानते हैं और लोग उनको अंधाधुंध वोट देने लगते हैं। इन अदर न्यूज हमें ये देखने को मिला इस हफ्ते कि रजत दलाल जो कि एक ऑनलाइन गुंडे हैं, उन्होंने एक छोटे बच्चे को हरास किया। रजत दलाल जो कि एक ऑनलाइन गुंडे हैं, उन्होंने एक छोटे बच्चे को अबडक्ट किया और उसको बहुत ज्यादा मारा। सिर्फ उनको मारा ही नहीं, उनके मुंह पे गोबर लगाया गया और सुनने में ये आ रहा है कि रजत दलाल जी ने उनके मुंह पर यूरिनेट कर दिया। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। गौरव तनेजा जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके खिलाफ बोलने लगे और एक्सपोज करने लगे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब करते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, जबकि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का सख्त खंडन होना चाहिए। देखिए, ध्यान अजय भाई लोढ़ा करके एक बच्चा है जिसने रजत दलाल के खिलाफ एक वीडियो बना दिया था ऑनलाइन, जिसमें वो बोल रहा था कि रजत दलाल से वो खुश नहीं है। रजत दलाल ने इस वीडियो को देख लिया और अपने दोस्तों के साथ उस बच्चे को उठा लिया। जी हाँ, एक बच्चा इंटरनेट पे एक वीडियो बनाया, एक क्रिएटर के खिलाफ उस बच्चे को उठा लिया गया और उसे अपने थार में उठाने के बाद थार में भी मारा गया, अपने घर ले गया। वो घर में टॉयलेट साफ करवाया गया और टॉयलेट साफ करवाने के बाद उसके मुंह पे गोबर लगाया गया, उसके मुंह पे यूरिनेट किया गया। ऐसा क्या कंटेंट क्रिएटर है भारत में, ऐसे क्या इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं भारत में जो कि ऐसे हरकत करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर कभी सोचते नहीं है कि एक बच्चे के घर वालों पर क्या बीतेगी जब आप पब्लिक में चौराहे पे आप उस बच्चे से उठक बैठक करवा रहे हैं, उसकी मम्मी के सामने, और उसकी मम्मी का पैर छूने बोल रहे हैं सबके सामने, उसकी मम्मी को धमकी दे के आ रहे हैं आप, जैसे कि गौरव तनेजा जी बोल रहे हैं। मैंने अभी न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो न्यूज़ देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। ऐसे लोगों का सख्त खंडन होना चाहिए और ऐसे लोगों की इंटरनेट पे कोई भी जगह नहीं है। इन अदर न्यूज, जब हम लोग स्कैम्स की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक और बहुत बड़ा स्कैम का आरोप लगाया है। इस बार 30 लाख करोड़ का स्कैम है। देखिए, हुआ ये कि बार बार न्यूज में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर जैसे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी बोलते रहे हैं कि इस बार 4 जून को इतने सारे स्टॉक्स खरीद लीजिए, 4 जून को स्टॉक मार्केट जंप मारेगा, ऊपर जाएगा, आपका सारा स्टॉक ऊपर चले जाएगा, आप तुरंत पैसे माला माल हो जाएंगे आप। अमित शाह जी ने 13 मई को एक इंटरव्यू में ये बात बोला था कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 19 मई को ये बात बोला था। अब राहुल गांधी जी के हिसाब से ये बहुत बड़ा स्कैम है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जहां वो जान रहे थे, अंदर अंदर उनको जानकारी थी कि उनके पास 240 242 से ज्यादा सीट्स नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया और बहुत सारे लोगों को स्टॉक्स खरीदने पे मजबूर किया। 4 जून को बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लॉस किया और मेजॉरिटी लोग, हम जैसे लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे जो कि अपना पैसा पूरा का पूरा लॉस कर चुके हैं
स्टॉक मार्केट में, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के मैनिपुलेशन की वजह से, ऐसा कहना है राहुल गांधी जी का। वो चाहते हैं इसके ऊपर पार्लियामेंट में एक कमेटी बैठाई जाए जो इसका अच्छे से जांच करे। इस कमेटी को हम कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस कमेटी का गठन तभी किया जा सकता है जब सारी पार्टी मिलकर मेजॉरिटी वोट करे कि इस कमेटी का गठन होना चाहिए और इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। अब मेजॉरिटी तो एनडीए के पास है, तो मेरे हिसाब से ना कमेटी गठन हो सकती है ना कुछ होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाला है जिसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज को हम कैसे भूल सकते हैं। बदो बदी जो गाना था उससे यूट्यूब से हटा दिया गया है। जी हाँ, बदो बदी जो गाना है उससे यूट्यूब से इसीलिए हटाया गया है क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुका है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस गाने को चोरी किया गया है। इस गाने के लिरिक्स को पूरा चोरी किया गया और बदो बदी करके एक गाना निकाला गया, जिसकी वजह से इस गाने के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और हमारे राहत फतेह अली खान लाइट जो हैं वो बहुत ही परेशान है इस वजह से। उन्हें पूरा सपोर्ट करिए आप, जैसे तैसे इस गाने को वापस लाइए। मैं किस गाने को रोज सुनूंगा वर्कआउट करते समय भाई। बदो बदी बदो बदी बदो बदी। अंत करना चाहूंगा इस वीडियो का मैं ये बोलकर कि अभी संडे है आज के दिन। आप देख रहे होंगे कि कौन कौन बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए हैं। भारत में ये एक ऐतिहासिक टर्न है क्योंकि बहुत सालों बाद एक कोएलिशन की सरकार बनाई जा रही है, एक गठबंधन की सरकार का गठन किया जा रहा है भारत में, और जितने भी ग्रुप एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं वो पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन याद रखना है, हमें भारत का इतिहास बहुत बार हमें ये देखने को मिला है कि कोएलिशन की सरकार नहीं चल पाई है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी कोएलिशन की सरकार को चला पाएंगे जब उनके साथ नीतीश बाबू जुड़े हुए हैं जो कि सबके हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं और उनके पास से ये जो मेजॉरिटी है वो छूट सकती है। आपको क्या लगा इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज कौन सी थी? क्या आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा इस हफ्ते में? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।